हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड मैप क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चीकू जी की। चीकू जी अपने ही बर्थडे पार्टी के लिए गुब्बारों को फुला रहे थे। बच्चों, फुलाते फुलाते हमारे चीकू जी इतना थक गए कि एक गुब्बारा जो है उन्होंने बिना बांधे ही छोड़ दिया। जैसे उन्होंने उस गुब्बारे को छोड़ा तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि बैलून से जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रही है और जो बैलून है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों, इससे उनके मन में एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन ये था बच्चों कि बैलून जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है। तो बच्चों, चीकू जी और आपके इसी डाउट के लिए आज आपके लाए हैं 9th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल सी है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम यही याद करते हैं और एग्ज़ाम में भी यही लिख के आते हैं और साथ में एक दो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। मगर बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन नहीं है। तो बच्चों, अब बात ये आती है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो फोर्स एक साथ अप्लाई होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है बच्चों कि ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम पर अप्लाई होते हैं। आइए बच्चों, इन दोनों पॉइंट को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैच में दो प्लेयर फुटबॉल को किक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गलती से दोनों प्लेयर ने एक दूसरे को हिट कर दिया। बच्चों, जब दोनों प्लेयर ने एक दूसरे को हिट करा तब एक्चुअल में क्या हुआ? प्लेयर ए ने प्लेयर बी के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से प्लेयर बी हर्ट हुआ। तो बच्चों, इस केस में प्लेयर ए ने जो फोर्स लगाया वो हुआ हमारा एक्शन फोर्स और जो प्लेयर बी हर्ट हुआ वो हुआ हमारा रिएक्शन। सिमिलरली बच्चों, जब प्लेयर बी ने प्लेयर ए के ऊपर फोर्स लगाया तो वो हो गया हमारा एक्शन फोर्स और जो ए प्लेयर हर्ट हुआ है वो हुआ हमारे पास रिएक्शन फोर्स। आप ये चीज देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों की बात करते हैं। पॉइंट सेकंड की। सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था, ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये अलग अलग बॉडीज में सेम टाइम पे लग रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप फुटबॉल एग्जाम्पल को देखोगे तो आप उसमें ये चीज देखोगे कि प्लेयर ए ने प्लेयर बी के ऊपर फोर्स लगाया और प्लेयर बी ने प्लेयर ए के ऊपर फोर्स लगाया। तो बच्चों, यहां से तो बात क्लियर ही है ना कि जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग बॉडीज में लग रहा है और सेम टाइम के लिए ही लग रहा है, क्योंकि दोनों बॉडी कुछ टाइम के लिए टकराई और फिर अलग हो गई। तो जो फोर्स का टाइम है वो भी दोनों बॉडीज के लिए सेम ही हुआ ना। तो बच्चों, यहां से हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव होता है, जिसमें हमने ये कहा था कि जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा सेम टाइम इंटरवल के लिए। यही है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, अभी तक सिर्फ हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझा है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि इसे हम लिखेंगे कैसे। When two body interact, the force exerted by a first body on a second body is equal and opposite to the force exerted by a second body on a first body is known as a Newton third law of motion। बच्चों, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मगर बच्चों, इसमें हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। कि बच्चों, एक्शन और जो रिएक्शन फोर्स हैं ये दोनों अलग अलग बॉडी पर एक ही टाइम पर लगते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर। अब आपके लिए क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास और दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है क्या वो सेम होगी? हाँ बच्चों, सोचो जरा। नहीं बच्चों, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि सेम हो। बच्चों, इसका कारण है उनके मासेस। बच्चों, जरूरी तो नहीं है ना कि वो दो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उन दोनों के मासेस सेम हो।
बच्चों ये भी तो हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। तो बच्चों इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। आइए बच्चों इसे हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं, और एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम लेते हैं बुलेट और गन को। बच्चों जब भी गन से बुलेट फायर होती है तो जितने फोर्स से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उतना ही फोर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगाती है। लेकिन बच्चों क्या आपने देखा है कि जितने तेजी से बुलेट जा रही है उतनी ही वेलोसिटी से जो आपकी गन है वो भी मूव कर रही हो? नहीं ना बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बुलेट है उसका साइज और मास काफ़ी कम है और जो आपके पास गन है उसका साइज और मास काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे चीकू जी का एक डाउट था, और वो डाउट ये था कि जैसे उन्होंने हवा में भरा गुब्बारे को छोड़ा तो जो गुब्बारा है वो काफी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, तो आखिर उसका रीजन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप सब बच्चों अब ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज आखिर हुआ कैसे? तो बच्चों जैसे ही चीकू जी ने हवा से भरा गुब्बारा छोड़ा वैसे ही एयर जो बैलून में थी वो काफी तेजी से निकलना स्टार्ट हुई। ये हुआ बच्चों हमारा एक्शन, और इसी एक्शन की वजह से बच्चों बैलून में एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी तेजी से मूव करा। ये बच्चों हुआ हमारा रिएक्शन। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि कैसे भरे हुए गुब्बारे में से जब हवा निकलती है तो वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होने की वजह से वो काफी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।